हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 10th क्लास के लिए है और 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में हम चैप्टर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यानी कि ऊंचाई और दूरी, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके बच्चा, अगर आपसे बेटा ये कहा जाए क्या आपको माउंट एवरेस्ट की आपको हाइट मेजर करनी है तो आप क्या करोगे? या फिर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा ट्री है, ओके, बहुत बड़ा है, पेड़ है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप बिना इंच टेप का यूज किए या फिर बिना किसी स्केल का यूज किए आप कैसे हाइट मेजर कर सकते हो? लाइक अगर आपसे कहा है कि जी माउंट एवरेस्ट की हाइट आप मेजर करके बताओ कितनी है, तो क्या आप वहां पर स्केल का यूज करोगे? नो, नहीं करोगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बिना किसी स्केल का यूज किए हुए भी क्या कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक उसको हम यहाँ पर समझने के लिए काम करते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक टावर है, ओके, ये टावर या फिर आप कह सकते हो एक मीनार है। ठीक है बच्चा, ये जो मीनार है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या क्या हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखते हैं। मीनार जो है आपके पास यहाँ पर है, ये ग्राउंड लेवल है, ओके बेटा, ये आप ले लीजिए कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, धरातल स्तर। अब इस ग्राउंड लेवल पर ये जो मीनार है इसका बॉटम पॉइंट है, ओके, तो ये आप इसको कहेंगे बॉटम, और अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आप इसे कहेंगे पाद बिंदु। ठीक है बच्चा, और उसके बाद ये जो आपके पास होता है ये क्या होता है, इसका टॉप पॉइंट, ओके, टॉप पॉइंट यानी कि इसका शिखर बिंदु। अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वहां पर हम शिखर बिंदु या फिर पाद बिंदु का जिक्र करेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कैसे होता है। अब अगर मान लीजिए ये आपके पास जो मीनार है, इस मीनार की हमें ऊंचाई याद करनी है, ओके, ये आपके पास टावर है, इस टावर की हमें क्या करनी है, हाइट मेजर करनी है। तो आप कैसे करोगे, अभी जैसे हमने कहा कि हम स्केल तो यूज करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, तो आप सपोज कीजिए कि ये इस पॉइंट पर, ओके, इसको नेम दे दीजिए यहाँ पर क्या, ए बी, ये आपके पास मीनार की हाइट है ए बी, और यहाँ से इस डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं ये सी पॉइंट। इस सी पॉइंट पर क्या है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके, आप खड़े हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ से ऑब्जर्व करेगा वो बंदा यहाँ पर है, तो ये क्या है, आपके पास ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, भाई आईज इसकी यहाँ पे है, ये अपनी आईज से क्या करेगा, इस मीनार के टॉप पॉइंट को देखेगा, ओके, ये जो भी आपके पास टावर है, इस टावर के इस टॉप पॉइंट को, शिखर बिंदु को ऑब्जर्वर देखेगा। तो कहाँ से देखेगा, अपनी आईज से देखेगा। लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखो अब मेरी आईज और इसकी आईज तो पैरेलल है ना, मतलब एक साथ ही एक तरीके से। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मीनार के शिखर को देख रही हूँ, तो मैं कैसे देख रही हूँ, ऐसे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि ये एक रेखा यहाँ पे खींचूं, तो ये जो रेखाखंड है मेरे पास, ये क्या कर रहा है, शिखर बिंदु से प्रेक्षक को यानी कि टॉप पॉइंट से ऑब्जर्वर को ये मिलाता है, ओके। और मैं बिल्कुल देख इसी लाइन के थ्रू रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कहूंगी क्या, कि ये मेरे पास क्या है, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन के अकॉर्डिंग मैं ऑब्जेक्ट को वॉच कर रही हूँ, ओके, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मीनार के टॉप पॉइंट को आप देख रहे हो, ठीक है बच्चा। तो अब हमारे पास ये तो चीज हो गई है दृष्टि रेखा। अगर मुझसे कहा जाए कि मैं ऐसे स्ट्रेट देखूं, तो मैं कैसे देखूंगी, ऐसे देखूंगी, ओके। तो ये जो है ऑब्जर्वर, ये भी कैसे देखेगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखेगा। अगर ये ऐसे स्ट्रेट देखेगा तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी क्षैतिज रेखा, आप इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है, ये एक दूसरे से कोई ना कोई कोण बनाती है, एक एंगल यहाँ पे बन जाता है, किस किस के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इस एंगल को आप अगर यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस थीटा को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ
एलिवेशन। सो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है। ओके बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहाँ मिलता है? इस हॉरिजेंटल लाइन के अबव मिलता है और कहाँ पे? बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड, पहले तो आप बता दो कि किस किस के बीच में बन रहा है? बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। एक कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। दूसरी बात आपके पास क्या है कि ये जो भी आपके पास एंगल बन रहा है ये कहाँ बनता है? इस हॉरिजेंटल लाइन के अबव बनता है। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड above the horizontal line। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे आपको? अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं तो हम ये जो मीनार है यानी कि ये जो टावर है इसकी हाइट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही वाली कंडीशन में बच्चा यहाँ पर ले लेती हूँ क्या कि ये हमारे पास क्या है? एक मीनार है। ओके, ये आपके पास एक मीनार है। आप कह सकते हो कि ये आपके पास एक टावर यानी कि मीनार है और इसका नेम क्या है? AB है। ठीक है, अब इस B पॉइंट से यहाँ पर आप ले लीजिए कि इस डिस्टेंस पर, ओके, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे 15 मीटर C पॉइंट। ठीक है, C पॉइंट पर आपके पास क्या है? एक ऑब्जर्वर है। ओके, अब ये ऑब्जर्वर जो C पॉइंट पर है ये क्या कर रहा है? इस मीनार के टॉप पॉइंट को, ओके, यानी कि A पॉइंट को कंटिन्यूअसली देख रहा है। तो अगर ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ये इस C पॉइंट से A पॉइंट तक ऐसे देखेगा। ठीक है बेटा, अब जो ऐसे देखेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर जिस एंगल से ये देखेगा हम कह देते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री है। ओके, और ये वाली जो आपके पास लाइन है ये आपके पास क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि आप क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये आपके पास है यहाँ पे क्षैतिज रेखा और ये आपके पास क्या है? दृष्टि रेखा। तो आप यहाँ पर बताइए क्या कि जो आपके पास मीनार है इसकी ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर क्या होगा बच्चे? बता सकते हैं? कैसे करोगे कैलकुलेशन? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ABC क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है, एक त्रिभुज बनता है। ओके, और ये जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ABC होता है ये कैसा है? आप देखो ये मीनार है ना, ये टावर एकदम स्ट्रेट खड़ा है। ऐसा तो नहीं ना कि टेढ़ा है, ऐसे है या ऐसे, नो, इट इज स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट खड़ा है ये। और जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो जो आपके पास ट्रायंगल ABC है ये कैसा है? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, या फिर आप इसको क्या नेम कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब बच्चे ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये थीटा, ये आपके पास क्या है? न्यून कोण है। और जब ये न्यून कोण है तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखते हैं कि इस कोण के, न्यून कोण के, ये जो भी आपके पास एक्यूट एंगल है इसके जो अपोजिट, जो ठीक सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है? लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपके पास लंब आ चुका है, P फॉर परपेंडिकुलर। ओके बच्चा, और ये जो साइड आपके पास गिवन है ये क्या होती है? एडजेसेंट साइड होती है। तो आप इसको नेम देंगे कि ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड, और इसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पे? आधार। तो ये हमारे पास आधार है यानी कि बेस। तो बच्चा वो तो आपके पास हो गया क्या? परपेंडिकुलर। और ये आपके पास यहाँ पे क्या है?
बेस है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? परपेंडिकुलर की। तो आप जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, यानी कि जो भी आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनमें से आप देखो कि किस रेशियो में आपको लंब यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए और आधार यानी कि बेस चाहिए। ध्यान कीजिए किस में चाहिए भाई, वो हमें चाहिए सिर्फ ओनली एंड ओनली टेन थीटा में। तो हम यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है बच्चा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, तो आपके पास लंब क्या है? आपके पास लंब है AB और आधार क्या है? BC। तो आप वैल्यूज रख दीजिए जो भी आपके पास है। टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। लंब है आपके पास AB और आधार यानी कि बेस हमारे पास क्या है? BC। इन सब की वैल्यूज रखते हैं। तो tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू क्या है? फाइंड आउट करनी है, वी डोंट नो, सो आप AB की जगह AB ही रखेंगे। एंड नेक्स्ट BC आपके पास गिवन है, हमने कितनी ली थी? 15 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिया 15 मीटर। आप यहाँ पे इसके अपॉन में 1 सपोज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि वज्र गुना, और जब वज्र गुना करते हो तो आपको क्या मिलता है? AB को 1 से मल्टीप्लाई किया, AB 15 को 1 से किया, 15 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास जो मीनार है यानी कि जो आपका टावर है उसकी हाइट आपको मिल जाती है कितनी? 15 मीटर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया ना कि कैसे आपको हाइट मेजर करनी है। अब अगर बच्चा यहाँ पे मान लीजिए कि AB की वैल्यू गिवन होती और आपको BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते। बस यहाँ पर आप AB की जगह क्या रखते? जो उसकी वैल्यू होती, और BC को रख के सॉल्व कर लेते। क्लियर? या फिर अगर मतलब बेसिकली हमारे पास ये क्या हो जाता है? एक ट्राइंगल होता है। तो इन ट्राइंगल में हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं। ओके, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हमारे पास बेस, और एक होता है क्या? हाइपोटेनस। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू गिवन हो और एंगल गिवन हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि वैल्यूज आपके पास 2 साइड की गिवन है तो आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर में देखेंगे, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, और इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण के कॉन्सेप्ट यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? एक सिचुएशन जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं भाई, जब हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन की तो हम नीचे से ऊपर देखते हैं, है ना? आपका ऑब्जर्वर नीचे था और वो कहाँ देख रहा था? आपके टावर को देख रहा था। बट इन द केस ऑफ एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी कि अवनमन कोण के टाइम में हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर ना नीचे कहीं पे ना मान लीजिए चींटी घूम रही है और हम उस चींटी को देखेंगे ऐसे ऐसे। ओके, तो जब हम उस चींटी को ऐसे देखेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे इस लाइन से हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी लाइन ऑफ साइट। क्लियर? और फिर उसके बाद हम स्ट्रेट का देख सकते हैं ऐसे, मतलब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो तो ये है और हम जो स्ट्रेट देख सकते हैं वो ऐसे। तो एक इस तरीके से हमारे पास शेप बनती है। ओके, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, ये हमारे पास शेप बनती है। तो ये किसकी बनती है? क्या बनता है? एक लाइन और ला दो बीच में से, ऐसे स्ट्रेट खड़ी कर दो, क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है। क्या? तो चलो मान लीजिए कि क्या हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक ट्री है। ओके, और इस ट्री पर कौन बैठा है? चिड़िया बैठी है, एक बर्ड बैठी है यहाँ पे। ठीक है बच्चे? ओके, अब ये बर्ड ये जो क्या कर रही है? उड़ना चाहती है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है। ओके, और ये क्या कर रही है? अब ये देख रही है यहाँ पे, तो ये देख रही है उड़ते हुए कि ग्राउंड पे क्या कुछ ऐसा पड़ा है जो मैं खाने को जाऊं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ मटेरियल पड़ा है खाने के लिए जिसको ये बर्ड उड़कर आना चाहता है और इसको खाना चाहता है। तो ये अपनी कंटिन्यू यहाँ से अपनी निगाहों से ये इसे देख रहा है। तो कैसे देखेगा? ये इस तरीके से इस
लाइन के अकॉर्डिंग देखेगा, ऐसे ही देखेगा ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिस निगाह से वो देख रहा है, जिस रेखा की ओर देख रहा है, वो क्या होगी, इसकी दृष्टि रेखा। और अब अगर ये सोचे कि भाई मुझे कितनी दूर उड़कर जाना है, ओके, लाइक मान लीजिए ये यहाँ पर तो है इस ट्री के पास, और ये इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहे, ये ए है और ये बी, ये सोचिए कि इसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करनी है, ये दूरी इसको तय करनी है, इसे कितनी दूरी जो है ये तय करनी है। तो ये क्या करती है, पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट सीधा कहाँ तक देख सकती है, तो ये ऐसे देख सकती है ना। तो जिस लाइन में हम सीधा देख सकते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चा, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था उन्नयन कोण के कॉन्सेप्ट में क्या, कि जो भी हमारे पास क्षैतिज रेखा होती है और जो हमारी दृष्टि रेखा होती है उसके बीच में कोण बन जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, उन्नयन कोण। तो भाई कोण तो यहाँ भी बन रहा है, वहां ऊपर बन रहा था क्षैतिज रेखा के, यहाँ क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है। तो इस कोण को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे इसको, अवनमन कोण। और इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम चाहे तो इस ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल पर जो डिस्टेंस है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम ये चाहें, मान लीजिए कि इधर से इधर तक हम कोई एक रोप बांध दे, ओके, मतलब ये ना एकदम स्ट्रेट लाइन में ये हमारी डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पे कोई रोप टाइट कर दे तो हम उस रोप की भी लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब तीनों डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे है नहीं, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चा कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है Z, ओके, ऐसे ये बन जाता है क्या, Z बन जाता है। और जब भी Z बनता है तो ये वाले एंगल हमारे पास कैसे होते हैं, Z बनता है, लेकिन रिवर्स वाला, उल्टा वाला, सीधा वाला Z नहीं बनता, उल्टा वाला Z बन रहा है यहाँ पे, ओके। अब ये जो Z होता है तो यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये कौन से होते हैं हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट बोले तो एकांतर कोण, और एकांतर कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जितना मान इस थीटा का है उतना ही मान आपके पास इसका होगा, और ये आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे थीटा हो जाता है। लेकिन अगर चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएं कि ये जो बर्ड है ये इस खाने की चीज को देख रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये खाने की चीज है और ये सोच रही है कि इसको खाने कौन आएगा, और फिर ये देख रही है कि ऊपर से बर्ड आ रहा है, तो ये क्या करेगी, ये खाने की चीज कहाँ देखेगी, ऊपर देखेगी। अगर ये ऊपर देखेगी तो ये वाला कोण थीटा ये क्या होगा इस कंडीशन में, उन्नयन कोण होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेप्रेशन। भाई जो भी हमारे पास ये अवनमन कोण है इसका मान किसके बराबर होगा, उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो आप देखो कॉन्सेप्ट क्या, वहां हमने क्या बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करेक्ट, यानी कि जो भी उन्नयन कोण है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टीय रेखा के बीच में बनता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये अवनमन कोण है, ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में बनता है। समानता हो गई है, इक्वलिटी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इनइक्वालिटी, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या था कि वहां जो उन्नयन कोण बन रहा था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा था, लेकिन ये क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, हो गया। और तीसरी बात यहाँ पे क्या हमें मेन मिलती है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इक्वल होता है। अगर आपके पास अवनमन कोण दिया हुआ है तो आप Z देखकर एकांतर कोण के हिसाब से आप इसको बराबर रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो थीटा है, ओके, ये आपके पास ट्रायंगल ऐसे वाला बन रहा है बच्चा, ठीक है, और ये थीटा आपको दे दिया मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया है, और ये जो वैल्यूज हैं A, B और C। अब हम एक काम करते हैं, ये C पॉइंट जहाँ पे बर्ड है
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं, ओके, और ये वैल्यू हम यहाँ पे कितनी ले लेते हैं, लाइक हम ले रहे हैं 5 है। तो बच्चा आपको अगर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कि ये एक एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और जो इसके ऐसे वाली ये वाली साइड होती है हमारे पास, ये क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, और ये होती है हमारे पास आधार यानी कि बेस। हमें इस समय बेस फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या है, लंब है, तो हम यानी कि परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला लेंगे, और वो क्या होता है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज रख दीजिए, तो tan थीटा, थीटा इज द 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना है, 5 है, अपॉन बेस। बेस है हमारे पास ए बी, हमें कैलकुलेट करना है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। आपने अप्लाई किया √3 इक्वल्स टू 5 अपॉन ए बी। √3 के अपॉन में 1 सपोज कर लीजिए, और अब क्या कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना। तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो √3 से, √3 ए बी, और 5 को करते हो 1 से, तो 5 × 1। तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी विल बी इक्वल टू 5 तो है, ये √3 नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन √3। तो इस तरीके से आपको बेस यानी कि ए बी का मान पता चल जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बेस नहीं कैलकुलेट करना, आपको इसका हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, ओके। दोनों तरह की सिचुएशन में एक साथ समझा रही हूँ। अगर आपको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये तो आपके पास परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और ये क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हुआ हमारे पास, साइन थीटा। यही हुआ ना, तो हम यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं इस कंडीशन में। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यूज रखिए, थीटा 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये कितना है 5, हाइपोटेनस ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, BC। बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद है, नहीं है, याद करो। कैसे याद करोगे, टेबल देख के, कहाँ पे है, मैंने वीडियो में समझाया हुआ है टेबल को 8.2 के थ्योरी में, तो वहां से। तो √3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, BC को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, √3 से, तो √3 इंटू BC किसके इक्वल हुआ, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 अपॉन √3। ये आपके पास क्या आ चुका है, हाइपोटेनस। यानी कि ये जो बर्ड है, अगर यहाँ पे ये देखना चाहे कि ये A से B तक ग्राउंड लेवल पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी करती है। लेकिन अगर ये ऐसे देखना चाहे कि मान लीजिए ये सीधा ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहिए यानी कि हाइपोटेनस, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगी, ये ऐसे कैलकुलेट करेगी। तो दोनों तरह की सिचुएशंस आपके पास है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 के कुछ क्वेश्चंस। कुछ आज हम करेंगे और कुछ करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चा, चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके अकॉर्डिंग ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, और वो क्या कर रहा है, ये आपके पास 20 मीटर की एक लंबी रस्सी है, एक लॉन्ग रोप है, इस पर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। मतलब यहाँ पे C पॉइंट पर है और इसके सहारे वो क्या करता जा रहा है, A पॉइंट पे आता जा रहा है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। वर्ड टू वर्ड आप क्वेश्चंस को समझेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। अब ये जो लॉन्ग रोप है, ये जो लंबी रस्सी है, ये क्या है, टाइटली अच्छे से बंधी हुई है। एंड कहाँ पे बंधी हुई है, अच्छे से खींची हुई है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि हमारे पास ये एक वर्टिकल पोल है। देखो बच्चा, ये आपके पास क्या है, एक वर्टिकल पोल है, एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लंबी रस्सी है, लॉन्ग रोप।
वर्टिकल पोल है, इस पोल का ये टॉप पॉइंट है। इस ए पॉइंट से ये जो रस्सी है ये यहाँ पे बंधी हुई है, यही आपको कहा है ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट यहाँ पे इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एंड इफ द एंगल मेड बाय द रॉड, अगर रस्सी के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, अब देखो रस्सी तो ये है, ये कोण बना रही है किसके साथ, विद द ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जमीनी स्तर, इसके साथ ये जो कर रही है यहाँ पे कोण बना रही है। और ये कोण आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि भाई ये आपके पास एक रस्सी है, ये आपके पास एक पोल है, स्तंभ है, उस स्तंभ के शीर्ष बिंदु ए से ये रस्सी बंधी हुई है। अब जब रस्सी ऐसे टेढ़ी बंधी होगी तो यहाँ पर ये सी पॉइंट पर भी बंधी हुई होगी, तो ये सी पॉइंट से यहाँ पर जमीन पर क्या कर रही है, एक कोण बना रही है, और जो कितना है 30 डिग्री का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पोल की, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चा हम एक काम करते हैं, इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल, यानी कि आप इसको लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, बताइए। आप मान रहे हो h मीटर है, ठीक है बच्चा, ये आपके पास h है। तो अब आप देखो आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है। तो ये आपके पास एंगल है, ओके, कोण है, इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा आपके पास ये वाली भुजा है। तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर यानी कि आप क्या कह सकते हो, उसको लंब कह सकते हो, ओके। और ऐसे ही आप ये देखो, ये इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा है ना, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यानी कि ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो बच्चा आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, कितनी, 20 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी आपके पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या वैल्यूज हैं। देखो आपके पास एसी है, एसी दैट मीन्स योर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना है, 20 मीटर है। और आपको एबी जो है, आपने जिसकी ऊंचाई क्या मानी है, h, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और बेटा ये जो h है आपके पास क्या है, ये आपका लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। और तीसरा पॉइंट क्या, कि ये जो भी आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे वर्टिकल है, एकदम स्ट्रेट खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जो आपके पास थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो बच्चा आपके पास कर्ण लंब, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है पूरा। तो लंब बटा कर्ण आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, हाइट, और जो कि वो कितनी है, ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है, एसी। आप वैल्यूज रख दीजिए इन सबकी। साइन थीटा, थीटा की जगह आपने रखा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। ए बी कितना है, ए बी एच के इक्वल है, और आपको ये कैलकुलेट करना है, अपॉन एसी कितना है, 20 मीटर। आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन 30 डिग्री क्या होता है बेटा, साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इक्वल्स टू h/20। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई किया h से तो 2h, 1 को 20 से क्या, तो 20, तो h इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। वैल्यूज आपके पास मीटर में है, तो आपके पास जो भी आपका पोल है उस पोल की आपको हाइट कितनी मिलेगी, 10 मीटर मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो एक तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है। तो हम बच्चे सपोज करते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, ट्री है, ठीक है, और इस ट्री को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं ए बी। अब ये टूट जाता है, ओके, और टूटता भी कैसे है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स
so that the top of the tree touches the ground। कि अब ये ऐसे टूटता है, मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट रहा है, ओके, इसको मैं नेम दे देती हूँ सी। तो ये एसी पार्ट जो है, ब्रोकन पार्ट, ये टूटता है, तो ये टूट के कैसे गिरेगा भाई, ट्री टूटेगा तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर ऐसे गिर जाता है, ओके। ए, अब ये ग्राउंड लेवल से ये क्या करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एक एंगल बनाता है। तो बच्चा ये ले लो कि आपने ये देखा कि ये जो है इस ट्री का ब्रोकन पार्ट है, ओके, टूटा हुआ हिस्सा है, और ये इस ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो भी फुट है, ओके, ये आपका ट्री था, तो ट्री का टॉप पॉइंट तो आपका ये था जो आपका ब्रेक हो गया, और ये इसका क्या है, फुट, बॉटम पॉइंट ये आपका क्या है, फुट है। अब ये जो फुट पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस कहाँ तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पे टॉप जो है वो ग्राउंड को टच करता है। टॉप ये वाला पॉइंट है ना, और ये अब टूट गया है तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बच्चा आपको कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। फिर नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको इस कंप्लीट इस ट्री की क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में सपोज कर लेते हैं क्या, लेट हाइट ऑफ द ट्री, कि जो भी हमारे पास पेड़ है यहाँ पे, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब बच्चा आपका जो ट्री ये टूट गया था, तो ये यहाँ से यहाँ जाके तो नीचे आके गिरा है, लेकिन कंप्लीट ये जो आपके पास है ऊंचाई, वो तो यहाँ से यहाँ तक ही होगी। सो आपकी h जो है वो किस किस के इक्वल है, एक तो ये AC ब्रोकन पार्ट, और दूसरा क्या, BC के। तो आप यहाँ पे कहेंगे दिस इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब देखो AC क्या, AC ये है जो ऐसे ब्रोकन पार्ट आ गया है, टूट के नीचे बिखर गया है, तो ये आपका क्या है, ये क्या है भाई, एक्यूट एंगल है। तो इस एक्यूट एंगल की ये वाली जो साइड जो इसके अपोजिट है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो आपकी जो AC साइड है ये तो क्या है, कर्ण है, दैट मीन्स हाइपोटेनस है, और जो BC है, BC देखो, BC क्या है, BC, ये वाली साइड है, और ये इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये आपका लंब है। तो बच्चा जब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इस पूरे पेड़ की ऊंचाई, तो आपको इस समकोण त्रिभुज की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, जहाँ पे ये वाला एंगल B आपका 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि जब ट्री खड़ा होगा तो एकदम सीधा खड़ा होगा ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको ये दोनों जो है इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोण यानी कि एंगल कितना है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ओके, और आपके पास एक AB की वैल्यू गिवन है, AB आपके पास क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, ये आपका आधार है और 8 मीटर है। तो चलो हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम कर्ण की बात करते हैं, ठीक है। तो कर्ण चाहिए, कर्ण, और ये क्या है, आधार, यानी कि आपको हाइपोटेनस चाहिए, मतलब बेस चाहिए, और बेस के साथ ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो आप बेस और हाइपोटेनस में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कौन सा लगेगा, कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। बेस कितना है हमारे पास, AB, हाइपोटेनस ये हमें फाइंड आउट करना था AC, जो भी वैल्यूज है वो अप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना है 8, तो आप लिखेंगे 8 अपॉन क्या, AC देखो, AC को भाई फाइंड आउट करना है। तो चलो आगे चलिए, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रख दीजिए, याद होगी आपको, बिल्कुल, √3/2, वेरी गुड। और ये क्या है, 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना कर लेते हैं। तो AC को आपने मल्टीप्लाई किया √3 से, तो √3AC, और 8 को किससे किया, 2 से, तो 8 2 जा 16। तो आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी इजीली, कैसे, 16 तो है ही, √3 नीचे ले आओ, 16/√3 मीटर। तो
आपके पास बच्चा AC आ चुका है। ओके, अब AC तो आपको मिल गया, लेकिन हाइट के लिए आपको तो BC भी चाहिए। तो BC यानी कि लंब और कर्ण तो आप निकाल चुके हैं। आधार, तो लंब और आधार का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो लंब और आधार में आप कौन सा रेशियो लगाएंगे? tan थीटा। तो अब हम बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो हमें कितना है भाई? BC है। आप इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक BC। ओके, और बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक AB। आप वैल्यू सब दीजिए जो जो आपके पास है। सबसे पहले tan थीटा यानी 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC आपको याद करना है अपॉन AB कितना है बच्चा? देखो AB कितना है? 8। तो आपने यहाँ पे लिखा 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? याद है ना? 1/√3। और ये है क्या? BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो BC को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? √3 से, और 8 को 1 से। तो आपके पास BC कितना आया? BC आपके पास आया 8/√3 मीटर। तो बच्चा आपके पास क्या क्या आ चुका है? AC कितना? 16/√3। और आपके पास BC कितना आया? 8/√3। तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपके पास 16/√3 प्लस 8/√3 कितना आएगा? फिर ये एलसीएम लेंगे तो √3, 8 और 16 कितना हो गया? 24। आप चाहो तो इसे परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन। तो इसके लिए आपको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 इंटू √3 और √3 इंटू √3 कितना हुआ? 3। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 8√3 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई है? कंप्लीट हाइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई? 8√3 मीटर इस ट्री की हाइट। तो यहाँ पे आपके जो 2 क्वेश्चन है मैंने इस चैप्टर के क्लियर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अदर क्वेश्चंस भी क्लियर करा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।